नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के रिफॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि सीजीपीएससी में रिफॉर्म क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या किया जा सकता है इसके लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, पीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, व्यापम एक स्वतंत्र संस्था है, और मेरी जो पर्सनल समझदारी है वो ये है कि आपकी बात ना वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। मतलब जो वहाँ बैठे व्यक्ति भी हैं, सरकार में बैठे व्यक्ति हैं, पीएससी में बैठे व्यक्ति हैं, जो चलाने वाले हैं, वहाँ तक आपको अपनी बात पहुँचाना चाहिए। मैं मैक्सिमम बच्चों से मिलता हूँ, वो कुछ भी बोलते हैं कि इनको कोई मतलब नहीं, यहाँ ये चल रहा है, वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ तक आपकी बात पहुँचना ज़रूरी है। पहले आप अपनी बात पहुँचाइए। अगर आपकी बात नहीं पहुँचती है, उसके बाद आप कुछ बोल सकते हो, अगर उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। और पहुँचाने का भी तरीका, पहले आराम से पहुँचाइए। आप लेटर लिखिए, मेल करिए, फ़ोन करिए, अपनी बात समझाइए वहाँ तक। तो वो करना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपका हक है। देखिए क्या होता है, एक एक सवाल से ना किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं होता। एक सवाल अगर किसी का सही हुआ तो उसको 2.66 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, जिसका नहीं हुआ उसका 0.66 कम हो जाता है। और मैक्सिमम बच्चे, जब आप प्रीलिम्स का भी रिजल्ट देखेंगे, तो इसी फेर में फंसते हैं। वो 1 नंबर से चूकते हैं, 1.5 से चूकते हैं, 2 से चूकते हैं, 3 से चूकते हैं। तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए, जो प्री है, एमसीक्यू है, अगर कोई उस संस्थान के लोग भी देख रहे हैं, पीएससी वाले, व्यापम वाले, उनसे भी अपील है और बाकी लोगों से भी अपील है कि इस चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाइए। आपके और कोई भी डाउट है, आपको और कुछ भी चीज़ पहुँचानी है, आप वो भी लिखिए, क्योंकि वो आपका हक है और आपको पहुँचाना चाहिए अपनी बात। और अगर आपकी बात पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाएंगे, तो वो बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो भी आपके भले के लिए बैठे हैं। वो भी तो ये चाहते हैं ना कि सब चीज़ें अच्छी हों, बच्चों का भला हो। आपको लग रहा है कि हमको हाफ शर्ट पहना के बुला लिए, लेकिन वो आपके लिए है ना, कि नकल ना हो, बाकी चीज़ें ना हो। उनको उससे क्या लेना देना, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम पारदर्शी हो, सरल तरीके से हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये मानना है कि वो आपके भले के लिए बैठे हैं, बस आपको अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना है। तो सबसे मेन बात जो है, कोई भी एमसीक्यू एग्ज़ाम जो व्यापम में होता है या जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम सीजीपीएससी में होता है, आप बोलेंगे तो मैं 1000 उदाहरण दे दूंगा लेकिन सवाल ना क्लियर होना चाहिए। कारण ये है कि एक सवाल से कोई बच्चा अंदर जाता है, कोई बाहर रह जाता है। एक सवाल से कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, कोई नहीं हो पाता। तो सवाल पूछने 100 ही हैं, 150 ही हैं, 100 150 सवाल कोई भी ऐसा खोज सकता है जिसमें कोई डाउट ना हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मान लो कोई सवाल आया कि दूसरी बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको सवाल, अब अभी एक व्यापम का सवाल हम लोग आंसर बना रहे थे, उसमें था कि देशों को टेस्ट उसमें रैंकिंग में घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए। अब उसमें ना तो डेट लिखी, किस डेट को जमाना है, कोई आज की डेट में जमाएगा, कोई 1 साल पहले की डेट में जमाएगा। उसी का जब अनुवाद होता है तो उसमें टेस्ट भी नहीं लिखा, उसमें लिखा है बस रैंकिंग के हिसाब से जमा। अब रैंकिंग टेस्ट की भी होती है, T20 की भी होती है, वनडे की भी होती है। तो सवाल में ना एम्बिग्विटी आ जाती है, मतलब सवाल स्पष्ट नहीं रहते। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि सवाल स्पष्ट हो, क्लियर हो, सवाल समझ में आए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वही पूछे जाएं, मतलब उनमें ऐसा ना हो। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े, हम लोग का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें पूछा कि संपत्ति का अधिकार क्या है। एक ऑप्शन दिया संवैधानिक अधिकार, एक ऑप्शन दिया कानूनी अधिकार। उससे पहले पीएससी जो सवाल पूछा था उसमें उत्तर लिया था कानूनी अधिकार, इस बार ले लिया संवैधानिक अधिकार। दोनों सही है, मैं भी संविधान का विद्यार्थी हूँ, मेरे को भी पता है कि ये दोनों सही है। लेकिन आप ऐसा ऑप्शन देते ही क्यों हो भाई? आप या तो केवल संवैधानिक दे दो या केवल कानूनी दे दो। आप क्यों उस पचड़े में फंस रहे कि किसी बच्चे को इतना, फिर दूसरा बच्चा तो यही सोचेगा ना कि संवैधानिक ले लिया है तो कानूनी कैसे नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल क्लियर होना चाहिए। आप मत फंसाइए, ऐसे ऑप्शन मत दीजिए जिसमें कोई डाउट क्लियर हो, मतलब किसी कोई दावा कर सके, कोई दिक्कत कर सके। आप मेरे से बोलेंगे 1000 सवाल मैं संविधान के बना सकता हूँ जिसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो संविधान में लिखा आप सीधा सीधा पूछो। आप इधर उधर से जब पूछोगे तो दिक्कत होती है। तो हर विषय में सवाल क्लियर होना चाहिए। 100 सवाल पूछना है, कोचिंग वाले पूछते हैं, उनमें भी इतने दावा बत्ती नहीं लगते जितने पीएससी और व्यापम में लगते हैं। तो पहली चीज सवाल क्लियर हो, दूसरा ट्रांसलेशन क्लियर हो। ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनमें ना ट्रांसलेशन की दिक्कत होती है। अब पता नहीं वो गूगल ट्रांसलेट करते हैं क्या करते हैं, लेकिन जो भी ट्रांसलेशन है वो सही होना चाहिए। अभी जो एडीआई का भी पेपर हुआ, उसमें एक बच्चा आया था, दिखा रहा था कि भैया ये मेरा सही था,
अब वो दावा आपत्ति लगाया और ऐसा कर दिया, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो भी दिक्कत है। वो उस बोल रहा है कि मेरा एक नंबर अगर और हो जाता तो मैं अंदर चल देता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रांसलेशन सही हो, ऑप्शन क्लोज नहीं देना चाहिए। क्लोज दे भी रहे तो जो सही है वो सही रहना चाहिए, किसी स्टैंडर्ड बुक से रहना चाहिए। आप एनसीईआरटी से दे दो सवाल, हिस्ट्री के, पॉलिटी सीधा संविधान से दे दो, इतिहास सीधा जो बेसिक फैक्ट है उनसे दे दो। आप ऐसे सवाल क्यों खोजते हो जिससे बच्चा उसका सोर्स ही नहीं मिलता? तो मेन सवाल ऐसे होने चाहिए जो क्लियर होने चाहिए और उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भाई जो है वो है, ऐसे सवाल होने चाहिए। क्योंकि एक सवाल भी ना अगर विलोपित भी हो रहा है तो दिक्कत होती है। और ये मेरे को लगता है कि यार जवाबदेही तय होना चाहिए कि जो भी संस्थाएं हैं उनको जो भी एक्सपर्ट सवाल बना रहे हैं उनको बोल दें कि भाई ये सवाल बनाना है, सही से बनाना है। एक दो सवाल होते हैं गलत, क्योंकि गोपनीयता भी रखनी पड़ती है, एक दो सवाल समझ में आते हैं। लेकिन अगर बार बार वही चीज हो रही तो फिर जो अगर कोई गलत बना रहा है तो उसकी जवाबदेही तय हो, उसको या तो आप हटाइए, दूसरे व्यक्ति को लाइए, जो भी करिए, लेकिन सवाल सही होने चाहिए, प्रीलिम्स में भी, एमसीक्यू में भी। अगली चीज जो मेंस की बात है, मेंस देखिए अब ये बात पहुंची कि नहीं, बहुत सारे लोग लेटर लिखे, मैं खुद लिखा हूँ, मैं पेपर नहीं दिलाता तो भी लिखा हूँ क्योंकि गलत हो रहा है। जैसे पेपर 4 में साइंस का सिलेबस है वो स्पष्ट लिखा है, अब सवाल ऐसे ऐसे आते हैं जो उस सिलेबस में है ही नहीं। और उससे दिक्कत ये होती है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसमें फेल हो जा रहा है। अब आप इस पेपर में किसी बच्चे को अगर फेल कर दिए, सोचिए 200 में 66 नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा? जो साइंस वाले हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, वो रोते निकल रहे हैं। आपको किसी को रुलाना तो है नहीं, या तो आप सिलेबस में वो चीज़ जोड़ दो कि भाई हम कुछ भी पूछेंगे, सिलेबस में लिख दो हमारा जो मन करेगा हम पूछेंगे। या तो अगर सिलेबस लिखे हो तो जो लिखे उसी से पूछो, या कुछ और जोड़ दो। मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आप लिखे हो कि 10वीं लेवल का साइंस आएगा, 10वीं की बुक से आप कॉपी पेस्ट किए हो तो वहीं से पूछो, थोड़ा उससे एडवांस पूछो। आप ऐसा मत पूछो ना जो कहीं नहीं बनता, किसी से नहीं बनता, कोई नहीं बना सकता। और अगर इसमें कोई फेल हो गया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो सब पढ़ के गया है, तो फिर सिस्टम की गलती है। तो पेपर 4 तो ध्यान देना पड़ेगा, खासकर साइंस। अगली चीज, कई जगह सिलेबस क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड का मतलब जैसे लिख दिया है छत्तीसगढ़ के अधिनियम। अब छत्तीसगढ़ के अधिनियम आप क्लियरली डिफाइंड नहीं कर सकते ना कि कौन से अधिनियम है, क्या अधिनियम है। आप लिख दीजिए कि ये 10 अधिनियम है, आप 20 अधिनियम लिख दो, लेकिन आपको ना क्लियरली लिखना पड़ेगा कि हाँ ये अधिनियम है, इसमें हमको, इससे हम सवाल पूछेंगे। तो ये चीज़ें होना चाहिए मेंस के सिलेबस में। और मेंस के सिलेबस में ये भी होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे सोशियोलॉजी में थिंकर से आ रहा है, तो ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि आप अगर किसी बच्चे से, आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि 22 विषय पढ़ने वाला सोशियोलॉजी के थिंकर भी पढ़ेगा। तो जो भी है वो सबके लिए सेम है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ऐसे रहना चाहिए जो सिलेबस से आए और सिलेबस भी थोड़ा सा डिफाइंड हो। अगली चीज़ ना, इंटरव्यू भी मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो कोई बोलता नहीं है। सिस्टम तक हो सकता है वो बात भी ना पहुँचती हो, लोग जो बोलते हैं उनकी बात दब जाती है। देखिए इंटरव्यू में मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इंटरव्यू में होता है, मैं भी करीब 5-6 इंटरव्यू दिया हूँ, मेरे को, मैं वही इंसान हूँ, मेरे को 80 भी मिला है, 60 भी मिला है, 70 भी मिला है, सब मिला है, वो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हुई, अभी सबसे अच्छा काम सरकार ने किया कि जो 100 नंबर दे दिए इंटरव्यू का, उसके बाद भी क्या दिक्कत हो रही कि किसी को 30 मिल रहा है, किसी को 80 मिल रहा है। अब पूरा खेल तो यही हो जाता है। एक बच्चे को जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है, उसको इंटरव्यू में इतना कम मिला कि वो टॉपर है रिटर्न का, रिटर्न में उसका टॉप 5 में है, उसका रैंक चल दिया 20 से पार। उसकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा मतलब वो ब्लंडर भी नहीं करेगा इंटरव्यू के अंदर, और इतना ब्लंडर तो नहीं करेगा जिसका 30 आए। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अंदर जाके बोले कि सर हम पटवारी हैं, तो वो गुस्सा आ गए कि तो पटवारी तो सब भ्रष्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो जो इंटरव्यूअर है पहले उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी को जज करने वहां नहीं बैठे हो ना, आप तो देखने गए हो कि उसमें प्रशासनिक क्षमता है कि नहीं। पहली चीज, आप सवाल अच्छे पूछो। सवाल मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो ऐसे ऐसे सवाल किसी किसी से पूछे हैं कि आपको लगेगा कि यार इससे अच्छे तो मैं पूछ लूंगा। तो पहली चीज, वो ठीक है, वो उनका विशेषाधिकार है, वो मैक्सिमम लोग अच्छे भी होते हैं, मैक्सिमम लोग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी इंटरव्यू दिया, अच्छे सवाल होते हैं, अच्छी गुणवत्ता होती है। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा भी गड़बड़ होती है। एक बच्चे के जीवन का सवाल है, किसी को डिप्टी कलेक्टर मिलना था और उसको ग्रुप सी पोस्ट मिली, वो दिक्कत होती है। तो पहली चीज जवाबदेही होना चाहिए, और मेरा तो सीधा सा सलाह है कि यार वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें किसको क्या दिक्कत है? आप इंटरव्यू में एक रिकॉर्डर लगा दो, आप मत दिखाओ किसी को। बस ना वो जो रहता है ना कि आप सीसीटीवी की निगरानी में, लिखा रहता है, सीसीटीवी चलता भी नहीं है,
तो भी लोग डरते हैं ना। एक रिकॉर्डर लगा दो, वो पूरी रिकॉर्डिंग करे और उसके बाद वो नंबर दे इंटरव्यूअर। कभी किसी को दिक्कत होती है, कुछ और होता है, तो वो उनको पता रहे कि यार इस बेस पे कोर्ट पे चैलेंज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। मतलब इससे ये भी समझ में आएगा। बोर्ड के बीच दिक्कत है, मान लीजिए 3 बोर्ड हैं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, जो दिलाते हैं उनको पता है 3 बोर्ड है, तो बच्चा ना बाहर से ही मनाता है कि इस बोर्ड में ना फंसे। ऐसा पहले भी होता था, पहले भी जो मतलब सबको पता है, मैं नाम वाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा था कि इस बोर्ड में ना फंसे वो तो गुस्सा आ जाते हैं, उसमें ना फंसे वो तो ऐसा है, इसमें ना फंसे वो तो इसको नंबर नहीं देते। इंटरव्यू में खासकर इतनी बड़ी पोस्ट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो मतलब स्वीकार्य नहीं है और ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। मतलब देखिए, पीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपको अगर लगता है ना कि सरकार कर रही है, बाकी चीज़ें कर रही, सरकार पीएससी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती, सरकार केवल सलाह दे सकती है। तो पीएससी जो स्वतंत्र संस्था है उसको लेकिन अपने में सुधार लाना चाहिए। एक तो आपस में अंतर नहीं होना चाहिए। आप एवरेज निकाल लो, मैं एक काम कर रहा था, मैं तो फुर्सत ही रहता हूँ, तो 3 बोर्ड है, तो पहले बोर्ड का एवरेज नंबर 60 है, दूसरे का 70 है, तीसरे का 40 है। तो फिर एक बच्चे का तो दिक्कत हो गई ना, कि अगर वो सी बोर्ड में फंस गया, डी बोर्ड में फंस गया। एक एवरेज नंबर तो सेम रहना चाहिए ना। एक बच्चा ही, एक ही बच्चा इस बोर्ड में जाएगा तो उसको हो सकता है 70 मिले, इसमें जाए तो 80 मिले और इसमें जाए तो 50 मिले। तो ये कहाँ से सही है, कितना सही है, आप बताइए। तो इनमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। वो मतलब ये चीज़ें सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए। सुधार कैसे होगा वो तो जो अंदर है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे, लेकिन पहुंचनी तो चाहिए। ये नहीं कि कोई मतलब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए बच्चों के भविष्य से, इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगली चीज़ है, एग्ज़ाम का कैलेंडर होना चाहिए। जो भी कैलेंडर है एग्ज़ाम का वो जारी होना चाहिए। एमपी में जारी हो गया, बाकी जगह जारी हो गया। बच्चे पूछते हैं भैया एपी का पेपर कब होगा। अब मेरे को कैसे पता एपी का कब होगा, किसी को नहीं पता एपी का कब होगा। अभी चल रहा है कि अभी वो कोर्स बेचने लगे कोचिंग वाले कि सीएमओ की पोस्ट आएगी, सीएमओ की पोस्ट आएगी। तो भाई पता ही नहीं, हो सकता है सीएमओ का एग्ज़ाम ही ना हो, लेकिन सीएमओ की पोस्ट आएगी करके पूरा माहौल बन गया। तो एक क्लियर कैलेंडर हो, कब होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा, अब प्रोसेस पता रहे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एग्ज़ाम का कैलेंडर आना चाहिए, वो ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और एक हम लोग बहुत पहले सुने थे कि एक समिति बनी है जो सीजीपीएससी में रिफॉर्म करेगी। सब बच्चों की तरफ से हमारी भी अपील है कि वो रिपोर्ट दे दे अपनी। भाई समिति बनी है, समिति बन के भूल गई, क्या हो गया, समिति को अपनी रिपोर्ट देना चाहिए। और जो भी सुझाव है, अभी भी बच्चों के मन में डर का माहौल है कि यार सिलेबस बदल जाएगा क्या मेंस का, बाकी चीज़ें क्या होंगी, तो वो क्लैरिटी रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेरे को बेसिक लगी, जो आपके लिए ज़रूरी, इतना तो होना ही चाहिए, इतना बेसिक होना चाहिए। आगे आपको भी कुछ लगता हो कि रिफॉर्म होना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, आप ना पहुंचाइए अपनी बात, पहुंचाइए मतलब चिट्ठी लिखिए, पोस्ट कार्ड लिखिए, मेल करिए, फ़ोन करिए, आसपास बताइए। आपके जो जानकार लोग हैं, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, कोई और हो, सरकार के व्यक्ति, उन तक पहुंचाइए कि ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा किसी से मतलब ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सरकार ये कर रही वो कर रही। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही जो कर रही, पीएससी अच्छा काम कर रही, व्यापम अच्छा काम कर रही। मतलब काम में कोई दिक्कत नहीं, और जो अच्छा काम है उसका सपोर्ट है। हम लोग पहले भी वीडियो बनाए थे कि फीस लेना चाहिए बच्चों से, और जो एग्ज़ाम दिलाता है उसको वापस कर देना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को, मेन चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि आपकी कोई मांगे हैं और यहाँ कोई व्यक्ति बैठे हैं जो इस चीज़ के लिए सक्षम है, जो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। जब तक ये मांगे यहाँ तक पहुँचेंगी ही नहीं, तब तक आप कैसे मान लोगे कि आपका सुधार होगा। आपकी मांगे आपके मन में है, यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं उनको लग रहा है सब ठीक चल रहा है, तभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आपको अपनी मांगों को यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। अगर आपकी मांगे पहुँच गई तो वो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, आपके भला करने के लिए बैठे हैं, वो उस मांग का सम्मान रखेंगे। जो सही चीज़ें हैं उनको वो होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। तो आपसे मेरी यही अपील है कि आपकी जो भी मांगे हैं, आपको लगता है और कोई चीज़ ये भी सुधार होना चाहिए, मेंस के सिलेबस में कुछ होना चाहिए, प्री में कुछ और होना चाहिए, जो भी आपको लगता है, आप अपनी मांगे वहाँ तक पहुँचाइए। आपकी मांगे सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी, और आगे उस दिशा में प्रयास भी होगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।